एक जो कल्ट चला आ रहा है सैमसंग और एप्पल का, क्योंकि अगर आप ज़्यादा स्पेंड करने की सोचते हैं 1 लाख या उसके ऊपर, तो हमारे दिमाग में सिर्फ 2 ही ब्रांड्स आती है, एक है सैमसंग और एक है एप्पल। इसको ब्रेक करने के लिए मार्केट में ओप्पो और वीवो ने उतारे हैं अपने 2 शहंशाह। दोनों ही अल्ट्रा फोन्स फर्स्ट टाइम एवर हमें इंडिया में इनकी तरफ से देखने को मिले। हावेवर ये किसको टारगेट कर रहे हैं, इनका क्या प्लान है, इसमें क्या ऐसी चीज़ें जो ये इतने एक्सपेंसिव है, और क्या ये सैमसंग और एप्पल के इस मोनोपोली या डुओपोली को ब्रेक कर सकते हैं, आज की वीडियो में सब कुछ खुलासा करेंगे। एकदम इन डेप्थ टेस्टिंग करेंगे, बहुत सारी चीज़ें आपको बतानी है, और ख़ास करके जो कंक्लूजन वाला पार्ट है आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करना है, क्योंकि आज की वीडियो में बहुत कुछ होने वाला है। आगे बढ़े, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस आप लोगों को मिलते रहेंगे। हमारे हाथ में 3 लाख का माल है, तो थोड़ा संभालना पड़ेगा, और हाँ, कमेंट करके जो भी बोलना है वो भी बोल सकते हैं। अब देखिए, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं इनकी कैमरा से, क्योंकि यही एक ऐसी चीज़ है जो ओप्पो और वीवो मार्केट को दे रहे हैं और लोग बहुत ज़्यादा पागल हुए जा रहे हैं। अब देखिए, दोनों में आपको जो प्राइमरी सेंसर मिलता है वो सुपर क्रेजी 200 मेगापिक्सल, बट सेम सेंसर है LYT901, दोनों में OIS आता है। लेकिन फ़र्क ये है कि ओप्पो में आपको जो सेंसर साइज़ मिलता है वो थोड़ा सा बेटर और बड़ा मिलता है, मतलब 1/1.28 का है, जबकि वीवो में है 1/1.4। अब जनरली दोनों में मैक्स 8 के वीडियो आप शूट कर सकते हैं 30 FPS पे, और 4K 120 FPS पे। उसी के साथ दोनों की जो शटर स्पीड है वो मुझे इक्वली फास्ट लगी है। कभी कभी ऐसा लगेगा कि ओप्पो फास्ट है, कभी कभी लगेगा वीवो फास्ट है, बट प्रोसेसिंग एट द टाइम दोनों की सेम ही होती है। बाकी दोनों में 200 मेगापिक्सल का आपको एक अलग से पेरिस्कोप सेंसर भी मिलता है, लेकिन यहाँ पर बहुत डिफरेंस है। जैसे कि आपको वीवो में 3.7 टाइम्स जो है वो ऑप्टिकल जूम मिलता है, ओप्पो में आपको मिलता है 3 टाइम्स ऑप्टिकल जूम। बट ओप्पो में एक बैरियर क्रॉस हो चुका है, जहां पर ओप्पो नेटिवली आपको 50 मेगापिक्सल में 10x ऑप्टिकल जूम प्रोवाइड करता है। हावेवर वीवो वैसा कुछ नहीं करता है, वीवो देता है बट वो डिजिटली क्रॉप्ड होता है। लेकिन दोनों में आपको 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड वो तो मिल ही जाता है, और अलग से दोनों में कलर सेंसर भी दिए गए। भाई दिस इज क्रेजी। सेल्फी दोनों में 50 मेगापिक्सल की है, और यहाँ पर भी ऑब्वियसली दोनों में आप 4K 60 FPS पे वीडियोस निकाल सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, पहले शुरुआत करते हैं दोनों के ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट से। हमने बहुत सारे फोटोज निकाले हैं, काफ़ी दिन से इनमें डिटेल टेस्टिंग हुई है, और उसके बाद हमें बैठकर इनको डिसाइड करना कि कौन बेटर है कौन नहीं है, ये भी बहुत डिफिकल्ट टास्क था। लेकिन खैर, हमने फाइनली डिसाइड कर लिया, और उसके बारे में आपको आज बताने वाले हैं। ह्यूमन पोर्ट्रेट शॉट्स मुझे दोनों के वैसे अच्छे लगे, बट कुछ कुछ फोटोज में अगर आप गौर से देखते हैं ना, जो मैंने पहले भी बताया था, वीवो की फोटोज में कहीं ना कहीं एक्सपोजर के इश्यूज रहते हैं। मतलब कुछ फोटोज ज़्यादा सॉफ्ट भी कर देता है, और बैकग्राउंड में अगर आप स्काई या चीज़ों को देखते हैं तो वो ज़्यादा वाइट हो जाते हैं। हावेवर इस मामले में अगर आप देखोगे तो ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है। लेकिन अगर इन्हीं फोटोज में अगर आप खुद से जूम करके ट्राई करके देखते हैं तो वीवो थोड़ा सा मैनेज करता है अपनी प्रोसेसिंग को बेटर करने के लिए, और डिटेलिंग्स आपको वीवो में स्लाइड बेटर देखने को जरूर मिलेगी। लेकिन 10x अगर पोर्ट्रेट की बात करते हैं तो यहाँ पर ऑब्वियसली दोनों में पहले तो मैं बता दूं कि फोकल लेंथ में बहुत फर्क है। अब देखिए, वीवो जो है ना वो आपको 14 mm से स्टार्ट करता है, मतलब ये थोड़ा सा वाइड पोर्ट्रेट इफेक्ट्स दे रहा है, जो कि अभी बहुत कम फोन्स में या इधर किसी फोन में नहीं मिल रहा है, जो वीवो ने यहाँ पर किया है। और उसके साथ साथ ओप्पो 23 mm से स्टार्ट होता है बेस, लेकिन वीवो का जो बेस है वो 35 mm है। इधर ऑफ द वे अगर आप दोनों के फोकल लेंथ देखते हैं तो काफी फर्क है, बट फर्क ये है कि पोर्ट्रेट में आपको ओप्पो 230 mm तक जाता है, जबकि वीवो सिर्फ 135 mm तक जाता है। इसीलिए ये वाला फोटो जो था वो हमने 10x में यहाँ पर पोर्ट्रेट निकाला था, जहां पर आप देख सकते हैं कि ओप्पो जो है वो एक्चुअली में नेटिवली काम बहुत अच्छा कर रहा है। इसका फायदा ये हो गया है कि उसने जो कलर और जो लाइट्स को बैलेंस किया है वो साफ दिखाई देता है, जबकि वीवो जो है वो काफी एक्सपोज हो रहा है। वो ये चीज यहाँ पर आप देख सकते हैं। अभी 200 मेगापिक्सल में भी आपको 3 टाइम्स ऑप्टिकल दोनों में जो जूम मिल रहा है, जबकि वीवो में हमें पता 3.7 है। बट इधर ऑफ द वे अगर आप देखेंगे तो ये 200 मेगापिक्सल में हमने ये ऑप्टिकल जूम निकाला था 3 टाइम्स, और यहाँ पर वीवो की प्रोसेसिंग, क्योंकि ऑल थैंक्स टू वीवो का पोस्ट प्रोसेसिंग और उनका जो अलग से जो वो चिप देता है, जो वीवो इसीलिए माना जाता है कि वो फोटो क्लिक करने के बाद, मतलब वीवो पे जब तक फोटो क्लिक नहीं करेगा ना, ट्रस्ट नहीं करने का, फोटो क्लिक करने के बाद वो प्रोसेस करता है, उस पर ट्रस्ट करना है। जहां पर आप देख सकते हैं कि इस मामले में 200 मेगापिक्सल में वीवो ने डिटेलिंग काफी अच्छी निकाली, बट हमने फिर से 50 मेगापिक्सल में 10x में एक और ट्राई किया, और यहाँ पर ये वाले बिल्डिंग का फोटो निकाला, और इसमें भी अगर आप देखेंगे तो दोनों ने बहुत अच्छा काम किया। कंसिडरिंग वीवो में वैसे 10x ऑप्टिकल कोई नेटिव नहीं है, बट स्टिल जो डिजिटली वीवो ने काम किया है वो बहुत बढ़िया है। और इसमें भी अगर आप जूम करते हैं तो स्लाइड डिटेल्स में थोड़ा फर्क आ जाता है, कहीं ना कहीं वीवो ने अपनी प्रोसेसिंग पर बहुत फोकस किया है। बाकी अगर हम लोग कलर्स की बात करें तो यहाँ पर 2 चीजें मैं ऐड करूंगा, क्योंकि ओप्पो ने आपको दिया है मास्टर मोड। ये पूरी कोशिश करता है कि यहाँ पर वो बिल्कुल भी AI को इंटीग्रेट ना करे, लेकिन वीवो का यहाँ पर जो है ऐसा कोई मास्टर मोड नहीं है। तो हमने वीवो को क्या किया, नॉर्मल मोड में ही फोटो क्लिक किया, पर यहाँ पर स्टिल मुझे लगता है कि वीवो मोर नेचुरल था कंपेयर टू ओप्पो के।
बट ओवरऑल जो ओप्पो ने फोटो लिया है वो काफ़ी बढ़िया है। पर एक चीज़ ये है कि ओप्पो के फोटोज़ थोड़े से ज़्यादा विविड हो जाते हैं, जो पूरा उनका नेचर है अक्सर ओप्पो का आप देखोगे कि वो वैसे ही करता है जिससे आपको दिखने में थोड़ा सा बेटर लगे। बट एक एडवांटेज वीवो में ये भी है कि आपको कलर पैलेट का ऑप्शन मिलता है, जिससे आप पूरा कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको फोटो कितना ज़्यादा नेचुरल चाहिए या कितना ज़्यादा विविड चाहिए। तो इधर ऑफ द वे दोनों के आपको अलग अलग अपने अपने फायदे यहाँ पर मिल जाते हैं। बाकी मैक्रो में हमने ये वाला फोटो लिया था, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है, बट इसमें स्लाइड जब आप जूम करते हैं तो कहीं ना कहीं वीवो के मैक्रो जूम्स काफ़ी अच्छे हैं। मैंने इससे पहले सैमसंग और आईफोन्स के साथ भी वीवो के मैक्रो फोटोज़ को कंपेयर किया था, और ये जो मतलब काइंड ऑफ अ टेलीफोटो मैक्रो भी आप बोल सकते हैं, वीवो जो है वो अक्सर इस मामले में लीड ले रहा है। इसमें भी ओप्पो के सामने वही सेम चीज़ थी। 10x वीडियो जूम की अगर बात करें, भाई ये बहुत इंटरेस्टिंग हमने टेस्ट किया है। यहाँ पर अगर आप साफ देखते हैं ये बंदा काफ़ी दूर खड़ा है, हमने डायरेक्ट 10x जूम करा, और इसमें अगर आप देखेंगे तो भाई डिटेलिंग ओप्पो की बहुत ज़्यादा अच्छी, काफ़ी बढ़िया यहाँ पर उसने नॉइस को मेंटेन किया है। इनफैक्ट अगर आप वीवो देखते हैं तो थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो जाता है, कहीं ना कहीं ठीक लग रहा था। मुझे लगता है कि ओप्पो ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया। तो वीडियो में अगर आप जूम वीडियोस लेते हैं खास करके तो ओप्पो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। बट यहाँ पर मैं एक चीज़ ऐड करना चाहता हूँ, जब वीडियो में आप जूम करते हैं तो वीवो ज़्यादा सीमलेस है, थोड़ा सा फास्ट हो जाता है। ओप्पो लेंसेज स्विच करता है, स्विच करने के चक्कर में थोड़ा सा बीच बीच में स्टॉप हो जाता है, इस चक्कर में मज़ा नहीं आता है। बट क्लैरिटी ऑब्वियसली मैं ओप्पो को यहाँ पर प्लस पॉइंट दूंगा। बट मैक्स जूम में एज ऑलवेज वही है, वीवो ने अपना जादू दिखा दिया। आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा एआई से काम किया गया, और वीवो जो है भाई हर चीज़ क्लियर में आपको दिखाएगा। ओप्पो भी वैसे ही कर रहा है, ओप्पो भी बहुत अच्छा काम कर रहा है। मैं ऐसे नहीं बोलूँगा कि ओप्पो अच्छा नहीं, ओप्पो भी बढ़िया है, बट वीवो थोड़ा ज़्यादा बेटर है। बट कहीं ना कहीं एक चीज़ ये है कि जब भी जूम में कुछ फोटोज़ में ओप्पो कलर को मेंटेन करता है, जब वीवो कहीं ना कहीं कुछ ज़्यादा एक्सपोज भी कर देता है। ऑडियो जूम भी हमने टेस्ट किया है, वीडियो के दौरान ऑडियो कितनी अच्छी कोई कैप्चर कर लेता है। छोटा सा सैंपल आपको दिखा देते हैं। हम यहाँ आउटडोर आए हुए थे वॉइस के टेस्ट के लिए, जो जूम इन में जूम आउट में कैसा वॉइस आता है, नॉइज़ आता है, नहीं आता है, आप मुझे चेक करके बता सकते हैं कमेंट में। बाकी डेज सेल्फीज में भी मैं कुछ बात करना चाहता हूँ। देखिए अब ओप्पो में ना आपको 0.8 मतलब थोड़ा वाइड और 1x, बस यही दो ऑप्शंस दिए गए हैं सेल्फी में, जहां पर वीवो में आपको जो है 0.8 यानी कि वाइड तो नहीं है, बट उसमें 1x लेकिन 2x के साथ में आपको एक अलग से ऑप्शन दिया गया। तो दोनों में इधर ऑफ द वे थोड़ा सा आपको फर्क देखने को मिलता है। बट जब आप फोटोज लेते हैं दोनों में क्लैरिटी अगर आप देखेंगे बहुत अच्छी है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। इनफैक्ट डायनामिक रेंज भी बहुत अच्छा है। बट आप जैसे ही थोड़ा सनलाइट के अगेंस्ट जाते हैं तो यहाँ पर दोनों में डायनामिक रेंज में फर्क हो जाता है। वीवो ने कहीं ना कहीं कैप्चर बेटर किया है, आप साफ देख सकते हैं। ओप्पो कहीं ना कहीं इस मामले में थोड़ा पीछे हो गया था। लेकिन एक चीज़ मैं ऐड करना चाहता हूँ, जब भी आप वीडियोस शूट करते हैं रियर में या सेल्फी में, और अगर आपको स्विच करना है बीच में ही, चाहे वो 4K में ही क्यों ना हो, यहाँ पर वीवो थोड़ा सा फास्ट निकल कर आता है कंपेयर टू ओप्पो के। थोड़े और भी सेल्फीज अगर मैं आपको डिफरेंट सिनेरियोस में दिखा दूं तो इसमें दूसरी और अगर चीज़ ऐड करूं तो भाई वीवो थोड़ा सा नेचुरल लुक कोशिश करता है देने की, ओप्पो स्लाइड विविड हो जाता है। अब इधर ऑफ द वे यहाँ पर दो चॉइसेस है, आपको इधर विविड पसंद आएगा, कुछ लोगों को नेचुरल पसंद आएगा, ये आप मुझे कमेंट में बताना। बाकी रियर वीडियो ये वाला हमने 4K 120 FPS में लिया है, और भाई इसमें दोनों में क्या क्लैरिटी है। आई मीन लिटरली अगर आप स्टेबलाइजेशन देखते हैं 4K में क्या सुपर्ब है। साथ ही साथ जब आप मूव करते हैं फ्रेम को, यहाँ पर बिल्कुल भी जिटर नहीं होता है। इनफैक्ट कितना स्मूथ है, और स्काई पे अगर आप गौर करते हैं एक्सपोजर को कितना बैलेंस किया है। आई मीन लिटरली ये मैंने किसी भी फ़ोन में इतना बेटर नहीं देखा है जितना मैंने इन दोनों फ़ोन्स में देखा है। तो वीडियो के मामले में मुझे लगता है कि दोनों ही फ़ोन्स एक्सीलेंट है। बाकी सेल्फी वीडियो देखते तो यहाँ पर दोनों मुझे अच्छे लगे। पहले तो मुझे दोनों की क्लैरिटी अच्छी लगी है। इनफैक्ट दोनों में स्मूथनेस अगर आप देखेंगे, जब हम चलते वॉक करते तो कोई जिटर नहीं है। बट जैसे ही फ्रेम टर्न करते अगेंस्ट सनलाइट जाते हैं तो वीडियो में दोनों में एक्सपोजर के इश्यूज हैं जो मुझे साफ दिखाई दे रहे हैं। ये कहीं ना कहीं फिक्स किया जा सकता है, इतना बड़ा इशू भी नहीं है, बट कहीं ना कहीं ये चीज़ मैं कॉल आउट करूँगा। बट हाँ, एक चीज़ ये है कि विद इन वीडियो अगर आपको जूम करना है तो वो ओप्पो में हो जाता है, आपको वीडियो पॉज करने की ज़रूरत नहीं है, बंद करने की ज़रूरत नहीं है। वीवो में आपको पूरा वीडियो बंद करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जूम ऑप्शन मिलता है। तो ये थोड़ा मुझे अनोइंग लगा था। बाकी स्लो मोशन के लिए फुल HD 240 FPS, 4K 120 FPS, ये तो दोनों में आपको मिल ही जाता है। बट हाँ, ओप्पो में एक एडवांटेज है कि आपको 480 FPS पे भी मिलता है, वो भी 720p पे। हमने थोड़े वो स्लो मोशन वीडियोस निकाले, इक्वली मुझे ठीक लगे, वहाँ पर ज़्यादा कोई कंप्लेंट्स नहीं थी। बट हाँ, ऑटो फोकसिंग में मुझे थोड़ा सा गड़बड़ी लगी थी। वीवो सीमलेस था, थोड़ा जल्दी फोकस कर लेता है किसी भी चीज़ पर, बट ओप्पो थोड़ा सा टाइम ले रहा था। बट क्लैरिटी इक्वली दोनों में काफ़ी अच्छी थी। लेकिन नाइट के अंदर मैं एक चीज़ आपको साफ बता देता हूँ, मुझे दोनों ही बेटर लगे। बट एक चीज़ अगर आप देखेंगे गौर से कि ओप्पो ने यहाँ पर डिटेल्स को बहुत अच्छे से मेंटेन किया। अगर आप कोई भी पोर्ट्रेट फोटोज नाइट में लेते हैं और उसको जूम करते हैं, डिटेल्स ओप्पो की बेटर है। वीवो में नॉइज दिखता है कहीं ना कहीं। और सबसे बड़ी चीज़ एक और भी है कि जब आप नाइट में पोर्ट्रेट फोटोज लेते हैं मल्टीपल फोकल लेंस में, कहीं ना कहीं वीवो के अगर आप फोकल लेंस को कंपेयर करेंगे पिछले वाले आगे वाले, तो उसमें आप देखेंगे कलर शिफ्ट के इशूज़ है, जहाँ पर ओप्पो ने
ये बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। इस मामले में मुझे ओप्पो काफ़ी बेटर लगा था। नाइट जूम की भी अगर बात कर ले भाई, तो यहाँ पर देखिए वीवो की प्रोसेसिंग स्टिल यहाँ पर बेटर निकल कर आई है, वो साफ दिखाई दे रहा है। आई मीन ये लिटरली चीज़ देखेंगे, बिल्डिंग के ऊपर हमने जूम किया है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। वैसे ओप्पो भी बहुत अच्छा है। इनफैक्ट अगर आप ये देखेंगे, ये जो लिखा हुआ है बोर्ड के ऊपर, ये काफ़ी दूर था। ओप्पो थोड़ा सा यहाँ पर काम कर रहा है, लेकिन वीवो ने पूरा काम कर दिया है, वो साफ दिख रहा है। लेकिन नाइट में हमने थोड़ी घोस्टिंग देखी है ओप्पो में ज़्यादा कंपेयर टू वीवो के। आप देखेंगे स्काई में जो भी हमने फोटोज निकाले हैं, ओप्पो में ऐसा लग रहा है कि कहीं से स्पेसशिप आ गया है, ट्राइंगल वाला। गौर करेंगे तो पता चलेगा। बाकी फ्लैर्स भी देखते हैं तो ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है, काफ़ी सिनेमैटिक लगता है। कंसिडरिंग वीवो में आपको जायज़ टी कोटिंग मिलती है, उसके बाद भी फ्लैर्स इतना अच्छा नहीं लग रहा था। बाकी नाइट सेल्फी अगर फोटोज वगैरह देखते हैं तो मुझे दोनों बेटर लगे थे, बट मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि वीवो का स्किन टोन बेटर है। ओप्पो थोड़ा सा ब्राइट कर देता है कहीं ना कहीं, और इनफैक्ट थोड़ा सा वार्म भी हो जाता है। इसमें मुझे वीवो ना थोड़ा बेटर लगा था। बाकी दोनों में सेल्फी वीडियो भी देखेंगे नाइट में तो मुझे इक्वली दोनों की ठीक लगी थी, बट कंसिडरिंग दोनों में से मुझे फाइंड X9 अल्ट्रा की सेल्फी वीडियो ना थोड़ी बेटर लगी थी। साथ में नाइट के रेयर वीडियोस अगर आप देखेंगे, दोनों की स्टेबलाइजेशन अच्छी है, दोनों की क्वालिटी अच्छी है, बट मुझे दोनों से अगर कंपेयर करें तो ओप्पो बहुत अच्छा लगा है। काफ़ी बढ़िया है, क्लीन है, नॉइस कम है कंपेयर टू वीवो के। आई थिंक इस मामले में ओप्पो ने बहुत अच्छा काम किया है। तो एक चीज़ तो क्रेजी है दोस्तों, दोनों के सेंसर्स, दोनों के जो फीचर्स है, दोनों के जो प्रोसेसिंग, एवरी सिंगल थिंग जो दिया गया है वो सुपर क्रेजी है। मैंने आपको क्लियरली बता दिया कि दोनों में से कौन अच्छा और कौन नहीं है। फिर भी गूगल ड्राइव की लिंक डिस्क्रिप्शन में डाला हूँ, अब वहाँ पर जाकर चेक करिए, कमेंट में जरूर बताना। लेकिन बात यहाँ पर नहीं खत्म होती है, थोड़ी आगे बात करेंगे। दोनों के डिस्प्ले भी दोस्तों काफ़ी प्रीमियम है। ऑब्वियसली आपको फ्लैट डिस्प्ले मिलते हैं, इनफैक्ट बेजल्स में भी पता नहीं चलेगा कि कौन सा कम है कौन सा ज़्यादा है। दोनों में आपको प्री अप्लाइड स्क्रीन गार्ड भी देखने को मिलती है, एंड इनफैक्ट आपको दोनों के ऊपर डिस्प्ले प्रोटेक्शन दी गई है। जैसे कि वीवो में आपको आर्मर ग्लास प्रोटेक्शन है, तो आपको ओप्पो में कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 मिलता है। दोनों के साइज भी इक्वली सेम है, 6.82 इंच, और दोनों में ही आपको 2K डिस्प्ले मिलता है। और साथ में दोनों में जो बेस रिफ्रेश रेट है वो 120 हर्ट्ज का आपको ऑब्वियसली मिलता है, और LTPO है तो 1 से 120 हर्ट्ज के बीच में अडैप्टिवली सिंक तो हो जाएगा। लेकिन दोनों में आपको अप टू 144 FPS का भी एक्स्ट्रा सपोर्ट मिलेगा। ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा गेम्स खेल रहे हैं। हमने ट्राई किया था तो वीवो में सर्टेन गेम्स में नहीं जा रहा था, ओप्पो में चला जाता है। लेकिन दोनों में जो पीक ब्राइटनेस है उसमें काफी फर्क है। वीवो आपको 5000 निट्स का पीक ब्राइटनेस दे रहा है, ओप्पो जो है वो 3600 निट्स है। लेकिन जो हाई ब्राइटनेस मोड है वो इंपॉर्टेंट है, वो दोनों में आपको 1800 निट्स का मिलता है। जब हमने आउटडोर में चेक किया, मुझे दोनों इक्वली ब्राइट लगे थे, दोनों ही डायरेक्ट सनलाइट में विजिबल है। स्लाइट कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा वीवो थोड़ा सा ब्राइट है, बट इट बहुत गौर से देखने में पता चलता है। बट इस मामले में मुझे दोनों में एज सच डिस्प्ले में आउटडोर्स में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अच्छी बात यह है कि दोनों की स्क्रीन रेजोल्यूशन को आप कस्टमाइज कर सकते हैं, सेटिंग्स में चेंज कर सकते हैं। थोड़ी बैटरी लाइफ सेव करनी है तो वो एक ऑप्शन दोनों में दिया गया है। बाकी सॉफ्टवेयर में दोस्तों ऑब्वियसली दोनों में कंप्लीट डिफरेंट चीजें आपको मिलती है। एक आपको ओरिजिन ओएस के साथ मिलता है, ये ऑब्वियसली वीवो है, एंड्रॉइड 16 ओरिजिन ओएस 6, और ओप्पो जो आता है वो कलर ओएस 16 एंड्रॉइड 16, जहां पर दोनों में आपको 5 साल के अपडेट्स भी देखने को मिलते हैं और सिक्योरिटी पैचेस अलग अलग आपको मिलते हैं। अब देखिए दोनों में ब्लोटवेयर ऑब्वियसली है, दोनों में अपने मार्केट के नोटिफिकेशंस आ जाते हैं, एंड देन देयर आर फ्यू थिंग्स जो ईदर ऑफ द वे आप रिमूव कर सकते हैं। बट हाँ, दोनों में ऑब्वियसली कॉल रिकॉर्डिंग की बात करें तो वो आपको दोनों में मिल जाता है। प्लस अगर ओवरऑल यूआई एक्सपीरियंस की मैं बात करूं तो मुझे लगता है कि कलर ओएस को मैं ज़्यादा एडवांटेज दूंगा। ये थोड़ा सा ज़्यादा पॉलिश्ड और स्मूथ लगता है, कंसिडरिंग इसमें ज़्यादा ये है कि फीचर्स है, एंड देयर आर मेनी मोर थिंग्स जो मुझे लगता है कि एक एज है लेके आता है ओप्पो अपने कलर ओएस से, अगर हम उसको ओरिजिन ओएस से कंपेयर करते हैं। लेट्स सी कि ओरिजिन ओएस 7 जब आता है तो वीवो वाले यहाँ पर क्या नई चीज़ हमारे लिए करते हैं। बट ओवरऑल दोस्तों जितना भी एक्सपीरियंस हमने किया दोनों ही फोन्स में इक्वली डे टू डे लाइफ में स्मूथ फील करते हैं। बाकी बैटरी में फर्क है, वीवो आपको 6600 mAh के साथ मिलता है और आपको 100 वॉट का फ्लैश चार्जर बॉक्स में दिया जाएगा। ओप्पो में आपको 7050 mAh मिलता है और यहाँ पर भी 100 वॉट का आपको चार्जर बॉक्स में मिलेगा। हावेवर दोनों में वायरलेस चार्जिंग भी है, वीवो में 40 वॉट है तो ओप्पो में आपको 50 वॉट है। अब चार्जिंग की बात करेंगे तो वीवो देखेंगे 50 मिनट के करीब फुल चार्ज हो जाता है, ओप्पो लगभग ऑब्वियसली साइज बड़ी है बैटरी की तो ये लगभग 1 घंटे के करीब चला जाता है। लेकिन हमने दोनों के अंदर काफी बढ़िया सा टेस्टिंग किया है और एज ऑलवेज जो हम एक्सट्रीम टेस्ट करते हैं, बहुत सारे काम किए हैं, 4K वीडियो रिकॉर्डिंग करी है, वीडियोस देखे हैं, गेम्स खेले, फोटोज लिए भर भर के। इनफैक्ट हमने जब ये टेस्ट किया था तो 7.5 घंटे के करीब हमें दोनों में हमने 7.5 या 8 घंटे के करीब ही किया था। जब आप देखेंगे साफ दिखता है कि वीवो जो है वो सिर्फ 7% बैटरी रिमेनिंग थी और ओप्पो जो था वो 25% बैटरी रिमेनिंग थी। ये कंप्लेंट मैंने पहले भी वीवो के फोन्स में किया था कि इनकी बैटरी थोड़ी जल्दी ड्रेन हो जाती है। ये इनके X300 सीरीज जो पहले वाले भी थे उनमें भी मैंने बताया था। तो कहीं ना कहीं ऑप्टिमाइजेशन की बात है जो वीवो बेटर कर सकता है ऐसा मुझे लगता है। बट इस मामले में ऑब्वियसली अगर बैटरी को देखा जाए तो ओप्पो का बैकअप काफी बेटर है, तो ये आपको ज्यादा बैटरी बैकअप देगा कंपेयर टू वीवो के। बाकी देखिए दोनों में आपको बहुत ही जबरदस्त परफॉर्मेंस मिलती है, स्नैपड्रैगन 8 Elite Gen 5 एज एक्सपेक्टेड, और दोनों में आपको LPDDR में थोड़ा फर्क है। जैसे कि वीवो में आपको LPDDR
5X Ultra Pro मिलता है, Oppo में LPDDR5X ही मिलता है, बट UFS आपको दोनों में ही 4.1 देखने को मिलता है। अब दोनों के एंड्रॉइड देखेंगे क्लोज टू 4 मिलियन है, जो कि एक्सपेक्टेड था, बट दोनों ही दोस्तों उस मामले में काफ़ी गर्म हो जाते हैं क्योंकि सुपर हैवी फ्लैगशिप फोन से, और अभी गर्मी का सीजन भी है, तो हमने ये सारी टेस्टिंग जितनी भी करी है तो बनता ही है, और लगभग 50 डिग्री सेल्सियस के करीब पहुंच जाते हैं। हमने CPU थ्रॉटल भी किया था, दोनों की थ्रॉटलिंग तो वैसे इतनी नहीं थी, लेकिन हाँ ओवरहीट दोनों उस मामले में भी हो जाते हैं। इनफैक्ट 3D मार्क में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों की स्टेबिलिटी ठीक लगी मुझे, बट इसमें भी लगभग 50 डिग्री के करीब दोनों भी ओवरहीट हो गए थे। इससे ये पता चलता है कि अगर आप एक्सट्रीम टेस्ट कर रहे हैं, ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं, तो ऑब्वियसली ये फोन्स गर्म हो गई, जो कि ज़्यादातर फ्लैगशिप का नेचर होता ही होता है, बट ये आपको नहीं करना है, ये हमारे टेस्टिंग में हमने किया, आपके नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। लेकिन गेमिंग में कुछ मामला अलग है, दोनों में ज़्यादा ओवरहीटिंग के इश्यूज नहीं है एज ऑलवेज। हमने जब ट्राई किया स्मूथनेस बहुत अच्छी गेम प्ले में, जैसे कि BGMI 120 FPS में आप वीवो में मजे ले सकते हैं, ओप्पो अच्छा है 144 तक चला जाता है। एवरेज FPS पे अगर आप गौर करते हो तो ओप्पो बेटर है। सेम कॉल ऑफ ड्यूटी में अगर आप एवरेज FPS देखेंगे तो ओप्पो आपको बेटर मिलता है। जेंशिन इंपैक्ट में भी अगर आप देखेंगे स्लाइट ओप्पो बेटर है, जहां पर वुदरिंग वेस्ट में थोड़ा ऊपर नीचे है, मतलब वीवो थोड़ा बेटर लेके आता है। और रेड डेड रिडेम्पशन में भी अगर आप देखेंगे तो दोनों इक्वली क्लोज थे। इनफैक्ट हमने टूम रेडर भी इंस्टॉल किया, जो कि बहुत ही पावरफुल गेम है, इसमें भी क्लोज टू 58 FPS के आसपास थे। मतलब ओवरऑल जितना भी आप गेम्स वगैरह खेलते हो, सारे काम करते हो, भाई ये एकदम क्रेजी फोन से बहुत अच्छे से ये सारी चीजें हैंडल कर लेते हैं। बाकी देखिए आप लुक एंड फील की तो क्या ही बात करेंगे, ईदर ऑफ द वे दोनों फोन्स मुझे काफी प्रीमियम लग रहे हैं। दोनों में डुअल टेक्सचर आपको डिजाइन मिलती है, बट हाँ ओप्पो में एक वीगन लेदर है, यहाँ पर ग्लास बैक है, बट ओवरऑल दोनों में मेटल फ्रेम्स के साथ आपको मिलते हैं। हाँ लेकिन जो कैमरा बम्प है वो दोनों में बहुत ज्यादा है, क्योंकि सुपर क्रेजी कैमरा फोन से तो उतना तो होता ही होता है। और इन हैंड फील भी दोनों में जब आप यूज करेंगे तो भाई लाइट फोन्स नहीं है ना, बिल्कुल भी स्लिम फोन्स है, ये दोनों काफी हैवी फोन है, ये आपको समझना है। वैसे दोनों में आपको डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं, अच्छी बात है। दोनों में अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट सेंसर है, और USB पोर्ट भी USB 3.2 वाला मिलता है। मतलब आप देखेंगे हमने जितनी भी फाइल्स जो है वो ट्रांसफर करी है, सेकंड्स के अंदर यहाँ पर काम हो जाता है। यही एक फायदा है USB जो ब्रांड अगर अच्छा वाला देती है। एंड देन उसके अलावा डुअल माइक आपको दोनों में मिलता है, एंड देन उसके साथ साथ डुअल सिम दोनों में है, और उसमें ई सिम का सपोर्ट भी दोनों में आपको देखने को मिलता है। और साथ में आपको IP69 तक की दोनों में IP रेटिंग्स भी यहाँ पर देखने को मिलती है। बट एक चीज़, ओप्पो में आपको अलग से कैमरा बटन मिलता है, ये प्रेशर सेंसिटिव है, आप इधर इसको ओपन करके कैमरे से फोटोज ले सकते हैं, स्वाइप करके जूम कर सकते हैं। थोड़ा सा वीवो में ये कमी लग रही है। ऑलराइट गाइस, तो आपने जैसे कि देखा, अब दोनों फोन्स अपनी अपनी जगह पर बहुत ही क्रेजी है, खास करके जो कैमरा है वो मार्केट में वन ऑफ द बेस्ट है इन दोनों फोन्स में। अब इस प्राइस रेंज में हमें इन दोनों फोन्स को क्यों परचेस करना चाहिए या क्यों नहीं करना चाहिए उसकी बात करते हैं। लेकिन प्राइस की बात करेंगे तो Find X9 Ultra जो है वो आपको 1,70,000 पर मिलता है। मतलब ऑब्वियसली 1,70,000 का आपको ये फोन मिलता है, लेकिन इसमें 12 GB की रैम है और 512 GB की आपको स्टोरेज मिलती है। बट हाँ, स्लाइड एज लेके आता है वीवो कंसिडरिंग प्राइस के मामले में, क्योंकि 10,000 कम में मिलता है 1,60,000, और इसमें 16 GB से स्टार्ट होता है। तो 16 GB की रैम है और आपको 512 GB की स्टोरेज मिलती है। बट ओवरऑल अब देखिए इन ब्रांड्स का एम यही है कि वो सैमसंग और एप्पल की हो सकता है मोनोपोली और डुओपोली को ख़त्म करने के लिए इतनी एक्सपेंसिव फ़ोन्स मार्केट में लॉन्च कर रही है, ताकि लोग जो है शायद वहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाए। बट हाँ, जो सैमसंग और एप्पल के यूजर्स है वो आई थिंक सो ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि उनको वहाँ पर जो एक्सपीरियंस मिल रहा है, उनको जो इकोसिस्टम है, जो ट्रस्ट है, जो आफ्टर सेल सर्विस है, जो रीसेल वैल्यू है, वो ऑब्वियसली उनको पता है कि दूसरे ब्रांड में हमें देखने को नहीं मिलेगा। उन लॉयल ऑडियंस को यहाँ आने के लिए बहुत टाइम लगेगा, लेकिन जो सैमसंग और एप्पल के ऑडियंस नहीं है, डेफिनेटली वो इस तरफ देख सकते हैं, क्योंकि ये ब्रांड क्या कर रही है, ये उनकी डुओपोली और मोनोपोली को खत्म करने की कोशिश कर रही है। इसीलिए उन्होंने फर्स्ट टाइम अप्रोच लेकर इंडिया में अपने अल्ट्रा फोन्स लॉन्च किया। अब इनकी तरफ देखने का वजह यही है कि आपको जो कैमरा ये प्रोवाइड करती है वो और कोई नहीं दे रहा है, ये सुपर क्रेजी कैमरास के साथ आते हैं। तो कहीं ना कहीं एक ऐसी फैक्टर है अट्रैक्टिवनेस का जो इन दोनों ब्रांड्स में हमें देखने को मिलता है। एंड देन वो टेली कन्वर्टर वाला भी चीज़ है ना, जहाँ पर वो अलग से मिलता है, ऑब्वियसली और भी महंगा है वो, बट उसमें आप कहीं स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हैं या अगर आप फॉरेस्ट वगैरह में कहीं भी जा रहे हैं तो वो आपको एक और हाई लेवल का एक्सपीरियंस देता है अगर फोटोज़ वगैरह की बात करते हैं। तो मेरे हिसाब से धीरे धीरे ये तो शुरुआत है, और ऐसा लग रहा है कि जो प्रीमियम सेगमेंट का मार्केट है वो बहुत हाई होने वाला है और बहुत ज़्यादा लॉन्चेस हमें फ्यूचर में मिल सकते हैं, क्योंकि एक तरफ प्राइस हाइक हो रहा है, बजट मार्केट खत्म हो रही है, और ऑब्वियसली लोग प्रीमियम फोन्स में ज़्यादा स्पेंड करेंगे। इसीलिए अब जब प्रीमियम फोन्स की बात आती है तो रिपोर्ट्स ये बोलती है कि सैमसंग और एप्पल के फोन्स लोग अब आगे चल के ज़्यादा लेंगे, और यही चीज़ खत्म करने के लिए ये सब ब्रांड्स जो है वो कोशिश कर रही है कि कुछ ऐसी चीज़ें दे जो आप सैमसंग और एप्पल को इग्नोर करके हमारे फोन्स में इंटरेस्ट दिखाए और उनको परचेस करें। आई थिंक मैंने क्लियर कर दिया मेरा बोलने का मकसद क्या था, इन ब्रांड्स का क्या है मुझे लगता है, और सैमसंग और एप्पल का वहाँ पर क्या मामला चल रहा है। ओवरऑल मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अगर आपकी सेम प्राइस में बजट है, इनफैक्ट अगर आप ये दोनों फोन्स लेने की सोचते हैं और वही सेम प्राइस में आपको एप्पल और सैमसंग मिलता है, तो आप पहली प्रेफरेंस किसको देंगे, ये कमेंट में जरूर बताना, क्यों देंगे ये भी बताना। ऐसे कंपैरिजन वीडियोस इन डेप्थ में आपको फ्यूचर में मिलते रहेंगे। लाइक शेयर सपोर्ट सब्सक्राइब करिए, तब तक के लिए ऑलवेज कीप स्माइलिंग।